Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of objectives of distribution channels. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो इसी सीक्वेंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को फॉर्म करने के पीछे किसी भी कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। अगर मैं किसी भी कंपनी के रेफरेंस में बात करूं तो वो अपना एक टारगेट सेट करके चलती है, उसका अपना एक गोल होता है जो उसे अचीव करना होता है। कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन फॉलो किया जाता है तो उसी पर्टिकुलर गोल के अराउंड उस फंक्शन के ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। तो यहां भी ऑर्गेनाइजेशन यही करती है, पहले वो ये देखती है कि उसका टारगेट क्या है। एंटरप्राइज एक बार अपने टारगेट को इवैल्यूएट करती है, उसको चेक करती है और उसको ध्यान में रखते हुए अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऑब्जेक्टिव को प्लान करती है। तो इस रेफरेंस में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को हम कुछ इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। पहला और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इसका टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ सेल। सबसे बड़ा जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेट करने के पीछे वो है प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास अवेलेबल कराना, यानी कि जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेल है जहां कंज्यूमर आसानी से पहुंच सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट तक अपने गुड्स के अवेलेबिलिटी को एंश्योर करना, यह किसी भी कंपनी का मेन पर्पज होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेट करते समय। क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर एट द नियरेस्ट प्लेस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चाहता है इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कंपटीशन, और जो प्रोडक्ट उसके पास नियरेस्ट प्लेस पर अवेलेबल होता है वो उसी को परचेज करने में इंटरेस्टेड होता है। इसी वजह से दिस पर्टिकुलर फंक्शन या दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्लियर? सेकेंड वन इज द टू बिल्ड चैनल मेंबर्स लॉयल्टी। चैनल को जब कंपनी फॉर्म करती है, प्लान करती है, तो इसमें ये इस तरीके से अपने मेंबर्स को ऐड करती है और इन्हें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिससे कि इनके साथ में ये अपने लॉन्ग टर्म रिलेशंस को मेंटेन कर सके। क्योंकि यही वो पर्सन्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के कॉन्टैक्ट में होते हैं और यही क्या कर सकते हैं, मार्केट में कंपनी की सेल को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो जितना कंपनी इनके साथ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बना के चलेगी उतना ही वो फ्यूचर में बेनिफिट को जनरेट कर सकती है। तो कुल मिला के चैनल मेंबर्स की लॉयल्टी को बिल्ड करना ये इसका मेन पर्पज होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्लान करते समय। थर्ड वन इज द टू स्टिमुलेट चैनल मेंबर्स टू पुट ग्रेटर सेलिंग एफर्ट्स। क्योंकि ये चैनल मेंबर्स के लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए वर्क करती है, तो लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए ये इन्हें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और इस फैसिलिटीज के साथ साथ ये अपने चैनल मेंबर्स को इस तरीके से स्टिमुलेट करती है और मोटिवेट करती है जिससे कि ये अपने मैक्सिमम सेलिंग एफर्ट्स कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने में लगाएं। ये इनका एक बेसिक पर्पस रहता है अपने चैनल पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये चाहते हैं कि जो इनके चैनल पार्टनर्स हैं वो प्रॉपरली और एक मैक्सिमम वे में अपने एफर्ट्स को कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने में फॉलो करें विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, टू डेवलप मैनेजमेंट एफिशिएंसी इन चैनल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि चैनल को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, मैनेजमेंट की होगी, बिकॉज दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन डायरेक्ट टच ऑफ द चैनल पार्टनर्स और चैनल मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जब डेवलप किया जाता है तो इसको डेवलप या प्लान करने के साथ साथ मैनेजमेंट से ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ में मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को प्लान करेगा और उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर फुल एफिशिएंसी के साथ में चैनल्स को सेट किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा एफिशिएंट वे में चैनल वर्क करेगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही बेस्ट रिजल्ट्स कंपनी को मिलेंगे। तो इसका ये पर्पज रहता है मैनेजमेंट एफिशिएंसी को चैनल ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना। दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ distribution channels. Next one is the to have an efficient and effective distribution system for making the products and services available readily, regularly, equitably and fresh.
जितना ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में, वो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करेगा, रेडिली अवेलेबल करेगा, रेगुलर बेसिस पर अवेलेबल करेगा, इक्विटेबल बेसिस पर अवेलेबल करेगा और फ्रेश यूनिट्स को अवेलेबल करेगा। जितना ज़्यादा फ्रेश प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, रेगुलर बेसिस पर अवेलेबल होगा और कंज्यूमर्स जब चाहते हो तब वो अवेलेबल होगा, तो उस प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। और ये केवल और केवल पॉसिबल है कब, जब कंपनी के पास एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप्ड होता है। तो कोई भी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में डेवलप करना चाहती है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट की सेल को मैक्सिमम लेवल तक एंश्योर कर सके। ये इसका नेक्स्ट 5th ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू टेक द एडवांटेज ऑफ इंटरमीडिएरीज एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ टारगेट मार्केट। सबसे बड़ा पर्पज क्या है, कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे या फिर इंटरमीडिएरीज की हेल्प ले। और अगर इंटरमीडिएरीज की हेल्प लेती है तो उस केस में उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करना पड़ेगा और उसमें उसे डिफरेंट इंटरमीडिएरीज को कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरमीडिएरीज को कनेक्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, जितने भी इंटरमीडिएरीज मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनका अपना एक एक्सपर्टाइज नेचर होता है ट्रेडिंग की फील्ड में, वो एक स्पेशलाइज्ड वे में वर्क करते हैं और कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ में वर्कआउट करते हैं। उनके स्केल ऑफ ऑपरेशन भी लार्ज होते हैं, उनकी कवरेज भी वाइड होती है और इसके साथ साथ वो टारगेट मार्केट पर कंप्लीट फोकस रखते हैं। उनकी डायरेक्ट अप्रोच होती है टू द टारगेट मार्केट। तो इन सारे एडवांटेजेस का बेनिफिट लेने के लिए कंपनी क्या करती है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम को सेटअप करती है, क्योंकि वो सिंगल बेसिस पर अगर ओन बेसिस पर मार्केट में सेल करना चाहेगी तो उसके एफर्ट्स भी ज़्यादा आएंगे और उसको रिजल्ट्स भी कम मिलेंगे। लेकिन अगर वो अपने चैनल को सेटअप करके प्रोडक्ट को सेल करेगी तो मिनिमम एफर्ट्स के साथ में उसको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एफर्ट्स कौन करेगा, दीज आर द इंटरमीडिएरीज विच विल गो विद द मैक्सिमम एफर्ट्स। ओके, तो so these all are the objectives behind setting up a proper distribution channel by any of the enterprise. The next topic is types of intermediaries or channel partners. जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी about the objectives of channels, तो इसमें आप डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएरीज को इन्वॉल्व करते हो, उसी के बेसिस पर आप अपने चैनल को प्रॉपरली मैनेज करते हो। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएरीज अवेलेबल इन द मार्केट। तो हम इस रेफरेंस में उनके रोल के बेसिस पर, कैपेबिलिटीज के बेसिस पर, टेरिटरीज के बेसिस पर, लेवल्स के बेसिस पर, उनके साइज ऑफ ऑपरेशंस के बेसिस पर, उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस के बेसिस पर, उनके रेम्यूनरेशन के बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं। कौन कौन से हैं वो इंटरमीडिएट्स? द फर्स्ट वन इज द सोल सेलिंग एजेंट, या जिनको हम मार्केटर का नाम भी देते हैं। सेकेंड वन इज द C&F एजेंट्स, CFAs बोलते हैं इनको हम, है ना, कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट्स इनकी फुल फॉर्म होती है। द थर्ड वन इज द होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स। द फोर्थ वन इज द सेमी होलसेलर्स। फिफ्थ वन इज द रिटेलर्स और डीलर्स। ये इस तरीके से टोटल 5 कैटेगरीज मैंने यहां पर आपको डिस्कस की हैं, जिनको हम इंटरमीडिएरीज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम पहले इंटरमीडिएरीज की, जिसका नाम है सोल सेलिंग एजेंट्स या मार्केटर्स। क्या होते हैं सोल सेलिंग एजेंट्स या मार्केटर्स, हम इन्हें नाम देते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टास्क को फॉलो नहीं करना चाहती है। वो क्या चाहती है कि केवल मैन्युफैक्चरिंग करो और गुड्स की अगर मार्केटिंग करनी हो या फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो इसके लिए एक एजेंसी को हायर कर लिया। तो जिस पर्टिकुलर एजेंसी को कंपनी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट करती है, उस एजेंसी को हम सोल सेलिंग एजेंट या मार्केटर का नाम देते हैं। और जितनी भी मार्केटिंग जॉब है वो उन्हीं पर्टिकुलर सोल सेलिंग एजेंट्स या फिर मार्केटर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। यानी कुल मिला के कंपनी अपनी जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टास्क है
उसको आउटसोर्स कर देती है टू द अनदर पार्टी, और जिस अनदर पार्टी को ये जॉब आउटसोर्स की जाती है उस पार्टी को हम नाम देते हैं सोल सेलिंग एजेंट का या मार्केटर का। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी कि अगर इसकी हम डेफिनेशन स्टडी करना चाहें तो अ सोल सेलिंग एजेंट और अ मार्केटर इज यूजुअली अ लार्ज मार्केटिंग इंटरमीडियरी विद लार्ज रिसोर्सेज एंड एक्सटेंसिव टेरिटरी ऑफ ऑपरेशंस। कुल मिला के जो एक सोल सेलिंग एजेंट होता है उसके पास लार्ज रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और ये मार्केट का सबसे बड़ा मार्केटिंग इंटरमीडियरी होता है, और इसके पास एक्सटेंसिव टेरिटरी ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल होती है, यानी कि लार्ज एरिया अवेलेबल होता है जहां ये मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीटली फॉलो कर सकता है। इसके पास अपना खुद का नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, सेमी होलसेलर्स का, रिटेलर्स का, डीलर्स का। ये खुद का एक नेटवर्क रखता है अपने पास, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, सेमी होलसेलर्स भी होते हैं, स्टॉकिस्ट भी होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं, डीलर्स भी होते हैं, और ये अपने उस पर्टिकुलर नेटवर्क के बेसिस पर जो कंसर्न कंपनी है उसको उसके प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराता है। इसके साथ साथ द सोल सेलिंग एजेंट टेक्स केयर ऑफ द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर, यानी कि मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर यह पर्टिकुलर पर्सन उसके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कंप्लीटली फॉलो करता है। यानी कि ये जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है, अब इस सोल सेलिंग एजेंट की है इन पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करना। पॉइंट इज क्लियर? अब अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर के पास एक या एक से ज्यादा मार्केटर्स हो सकते हैं, यानी कि वो डिफरेंट टेरिटरीज में डिफरेंट मार्केटर्स को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन अगर वो किसी सोल सेलिंग एजेंट को ऑप्ट करती है तो वो केवल एक सिंगल एजेंसी को अपना सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करती है, यानी कि उसके डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट मार्केटर्स हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेरिटरी में वो केवल एक ही एजेंसी को एज अ सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करती है। ओके, तो हम इस पर्टिकुलर पर्सन को सोल सेलिंग एजेंट का नाम देते हैं। तो ये तो बात हो गई अबाउट द सोल सेलिंग एजेंट। अब इसके जो बाकी टाइप्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।